सबसे पहला सवाल, अनुज जी, सबसे पहले टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है। आपसे जब बात हो रही थी शो के पहले, आपने कहा कि एआई में भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एआई का ए भी नहीं जानते। समझाइए सरल भाषा में कि दरअसल ये एआई है क्या, और चैट जीपीटी जैसे जो मॉडल हैं या जेमिनी है, ये काम कैसे करते हैं, इनका तरीका क्या है, और ये जो डेटा हमें उपलब्ध कराते हैं ये इनका खुद का सोर्स है या किसी दूसरे के कंटेंट को भी कहीं ना कहीं ये ले रहे हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस वर्ड को समझना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। तो एक चीज़ है ज्ञान, नॉलेज, और दूसरा है सोल्यूशन। उस ज्ञान के आधार पर हमें किसी समस्या का समाधान निकालना। तो इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं कि समाधान निकालने की युक्ति जिस भी व्यक्ति में है उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं। अब अगर यही युक्ति जो कि समस्याओं को निदान करने की क्षमता अगर मशीन में आ जाए तो हम उसे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जहां सोचने, समझने और उसके बाद युक्ति निकालने की पूरी क्षमता अगर किसी मशीन में आ जाती है, कंप्यूटर में आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंप्यूटर में या उस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि अब वो समस्याओं को समझ रही है और उसका समाधान भी दे रही है। फिर आपने कुछ मॉडल्स की बात की, चैट जीपीटी और दूसरे मॉडल्स का आजकल बहुत नाम आता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के झंडाबरदार हैं, या अगर आपने चैट जीपीटी से कोई समस्या बताई तो वो उसका समाधान देते हैं। देखिए, ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेटा पर आधारित हैं और बहुत बड़ा एक डेटा संग्रह इन्होंने विश्व के हर हिस्से से हर प्रकार की चीज़ों का संग्रह किया है, और इनके पास एक बहुत बड़ी कंप्यूटिंग पावर जहाँ से ये संचालित होते हैं वो है, और किसी भी तरह की बात इन्हें बताई जाती है, समस्या या जानकारी के लिए इनको कहा जाता है, तो ये निश्चित रूप से उसे समझ लेते हैं और जहाँ तहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको जोड़ तोड़ के एक प्रकार का सॉल्यूशन सामने रखते हैं। हालांकि वो मनुष्यों से काफ़ी अलग है। मनुष्यों का जो सोचना है, समझना है, वो सिर्फ डेटा आधारित नहीं है, वो उनके विवेक पर भी आधारित होता है, जिसमें इमोशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करती हैं। सामाजिक संरचना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल उसमें रखती हैं। कानून की बात, स्थानीय तत्व बहुत महत्व रखते हैं, धर्म और दूसरी चीज़ें महत्व रखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, बट यस, ये कहा जा सकता है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वो एक सॉल्यूशन देते हैं, ड्राई सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं, जिसका काफ़ी परिस्थितियों में सही इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन में लोग यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज में यूज़ कर रहे हैं, आजकल करीब करीब हर चीज़ हम खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हैं तो उसके कैमरा में भी बताया जाता है कि एआई का इस्तेमाल है। तो कुछ हद तक ये सही है कि ऐसा वो करते हैं। जी, ये है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एआई जो डेटा इस्तेमाल कर रहा है, उस डेटे का सोर्स जो है वो अगर इंटरनेट से ली गई किताबें हैं या कुछ आर्टिकल्स हैं, कोड्स हैं, तो वो जब ले रहा है तो क्या, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि उनसे पूछ के ले रहा है, और नहीं पूछ के ले रहा है तो अगेन वो ये क्लेम कर सकते हैं कि इस पे तो हमारा अधिकार था, हमसे पूछा नहीं गया, तो कॉपीराइट का उल्लंघन बनता है। देखिए, एआई का जो डेटा सोर्स है वो इंटरनेट पे मौजूद सभी प्रकार का डेटा है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध सभी प्रकार का डेटा है। इसके अलावा निजी डेटा भी कहीं ना कहीं एआई इंजिन्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो लोगों का निजी डेटा, मेटा डेटा सब कैप्चर करते हैं, और ये चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में डेटा पर मिनट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये कहाँ कहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, क्योंकि डेटा आज एक बहुत बड़ा व्यापार और एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं है। तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि सोर्स क्या है, लेकिन निश्चित रूप से जो एआई इंजिन्स की ट्रेनिंग है उसके लिए एक बहुत बड़े डेटा स्रोत की उन्हें आवश्यकता है, और वो सभी प्रकार का डेटा उठा रहे हैं, ले रहे हैं, सभी स्रोतों से ले रहे हैं, सभी क्षेत्रों से ले रहे हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठा कर रहे हैं, सभी प्रकार का डेटा ले रहे हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग करने के बाद ही वो उसको एक रिफाइंड फॉर्म में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वो डेटा किसका था और उस पर किसका कितना प्रोटेक्शन राइट बनता है। ये कंट्रोवर्सी है, चर्चा का विषय है। मुझे लगता है देश के विदेश के कई हिस्सों में इस पर अभी चर्चा जारी है, लेकिन विकास की जो गति हम लोग देख रहे हैं उसमें
ये बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक स्टेज पर आके कि असल स्रोत क्या था। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम आ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं ये हमारा डेटा है। तो अल्टीमेटली पब्लिक गुड के लिए अगर डेटा को यूज़ किया जा रहा है तो शायद ये अलाउ करना ही पड़ेगा, किया ही जाएगा। हाँ, अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल हूबहू नकल कर रहे हैं, तो वो तो निश्चित रूप से कॉपीराइट का वायलेशन है। लेकिन अगर उसका कुछ हिस्सा उठा के, कुछ दूसरे का हिस्सा उठा के और कुछ नया बना रहे हैं तो शायद कॉपीराइट के प्रोटेक्शन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होने वाला है। किसी एक किताब या किसी एक आर्टिकल या किसी एक की जानकारी को ही यूज़ नहीं करेंगे ये इंजन। ये तो कहीं से भी इनको जानकारी मिलती है, इनका इतना स्कोप बढ़ चुका है, ये उसको पूरी तरह से जंबल कर देते हैं और ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे ये उनका अपना है। तो ये डिबेट जारी रहेगी, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये होकर ही रहेगा। बिल्कुल। इसमें सर एक चीज़ और है, जैसा कि आपने कहा कि पर्सनल डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है वो तो सीधे सीधे निजता का जो हनन है वो कहीं ना कहीं उस तरफ है। इसमें किसी ना किसी की रेगुलेशन या रोक की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि कई बार लोगों की पर्सनल जानकारी अगर शेयर हो जा रही है एआई के माध्यम से। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि एआई से अगर आप पूछते हैं ChatGPT से कि सोर्स क्या है इस कंटेंट का, तो वो उसमें बाकायदा वो लिंक के साथ वो सोर्स देते हैं। देखिए, निजता के ऊपर कानून है और हमारे देश में भी एक नया कानून भी आया है, DPDP एक्ट 2023। लेकिन अगर लोग अपनी मर्जी से अपना निजी डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं तो फिर वो स्वयं ही अपनी निजता को पब्लिक कर रहे हैं, फिर वो प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं कर सकते। अच्छा। और उस केस में जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हम गूगल की बात करें, जीमेल या ट्विटर, वो सभी जो एग्रीमेंट कराते हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई डेटा आपको निजी रखना है तो फिर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ना डालें। अगर आप डाल रहे हैं तो फिर आप इस बात की कंसेंट दे रहे हैं कि लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई कॉपी भी कर सकता है और उसमें AI इंजन भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा डेटा आपको लगता है जो बिल्कुल निजी है तो फिर निश्चित रूप से आप उसे निजी ही रखें, उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना लाएं। अगर लोग देखेंगे तो लोग तो फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर सड़क पे आप जा रहे हैं और CCTV जगह जगह लगे हुए हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फोटो क्यों लिया जा रहा है, ये तो पब्लिक प्लेस है, आप फिर घर में रहिए। है, सोशल मीडिया पे अगर आपने कोई पोस्ट डाल दी तो उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और उसको रीयूज रिपोस्ट कर सकता है और आप क्लेम तो कम से कम नहीं कर सकते निजता के अधिकार को लेकर। जो इंडिया में लॉज हैं इस समय, वो ऑथर या क्रिएटर को इंसान मानते हैं। मतलब अभी तक तो नहीं है कि AI जो है वो कोई रचनाकार या लेखक हो। तो क्या कानून में बदलाव करके AI को, आपको लगता है आने वाले समय में क्रिएटर का दर्जा दिया जा सकता है? क्योंकि AI को रेगुलेट करने के लिए लॉ लाने की बात तो हो रही है, कमिटीज़ भी गठित की गई हैं, तमाम चीज़ चल रही हैं, इवॉल्विंग सिचुएशन में हम हैं। तो क्या फ्यूचर में ऐसी तस्वीर दिख सकती है? मुझे लगता है थोड़ा सा गलतफहमी है AI के बारे में। AI इज़ नॉट इन इटसेल्फ ए क्रिएटर एंड ओनर। AI इज़ ऑलवेज हेल्पिंग समबडी। ओके, असिस्ट कर रहा है, चाहे वो किसी इंडिविजुअल को कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहा है, किसी सरकार को कर रहा है, किसी भी संस्था को कर रहा है। अगर बात ये आएगी कभी भी कि AI इटसेल्फ इज नाउ द क्रिएटर एंड द ऑथर एंड द ओनर, तो सबसे बड़ा जो एक मॉरलिटी का इशू आएगा कि आफ्टर ऑल ज़रूरत क्या है इसकी हमें। हम तो सिर्फ उसी चीज़ को ओरिजिनल मानेंगे या समाज के लिए अच्छा मानेंगे जिसका कोई डिफाइंड ओनर है। कोई तो पर्पस होना चाहिए क्रिएटिविटी का, चाहे कोई गाना बनाया जा रहा है, कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, कोई भी नई चीज़ बनाई जा रही है, कोई इन्वेंशन हो रहा है। अल्टीमेटली अगर वो ह्यूमन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर AI अपने आप कुछ बना रहा है जिसका ह्यूमन से कोई कनेक्ट नहीं है, ह्यूमन का कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, तो वो बिल्कुल बेकार है। और ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है कि AI को कभी हम ओनर या मान लें। वो ऑथर हो सकता है बट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, असिस्टिंग समबडी। AI को खुद ओनरशिप देने का कोई मतलब नहीं है। और इसका मतलब तो सिर्फ ये है कि जो लोग उस AI के इंजन को कंट्रोल कर रहे हैं हम उन्हें ओनरशिप दे रहे हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। AI कभी ओनर नहीं है, AI के अपना कोई विवेक नहीं है, अपनी कोई मोरालिटी नहीं है, तो इसलिए उसके क्रिएशन को ओनरशिप नहीं दी जा सकती। ठीक है, एक और इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ साथ में ही पूछ लूँ कि जो टेक्स्ट एंड डाटा माइनिंग है, TDM, वो क्या है और AI इसका इस्तेमाल कैसे करता है, उसमें AI का रोल क्या है,
क्या टीडीएम के जरिए कॉपीराइट सामग्री बिना किसी इजाज़त के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करना कानूनी रूप से ठीक है? और जैसा कि पहले भी मैंने पूछा कि एआई को आपने कहा क्रिएटर तो नहीं कहा जा सकता, वो असिस्ट कर रहा है, तो ऐसे में जो मौलिकता है, यानी कि एआई खुद कुछ नहीं कर रहा, वो दरअसल कहीं ना कहीं टेक्स्ट और डेटा की माइनिंग कर रहा है और वहीं से चीज़ों को उठा रहा है और दे रहा है। Isn't it? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एआई के जो इंजन्स हैं या जो उसके सोचने समझने की क्षमता जिसे हम मान रहे हैं, उसको विकसित करने के लिए एक बहुत बड़े डेटा सोर्स की आवश्यकता है उनको ट्रेन करने के लिए। और ये वही चीज़ है जिसको हम टेक्स्ट या डेटा माइनिंग कह रहे हैं कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा बाइट्स को कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया है और उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कुछ तरह से इंडेक्स किया गया है ताकि कोई भी एक छोटा सा सवाल भी अगर कंप्यूटर से पूछा जाए तो एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रोसेसिंग, जो अगर सिर्फ उससे उसका नाम पूछा जाए या आपका नाम पूछा जाए तो हमारे लिए बहुत ही सामान्य प्रश्न है कि ये माता हैं या पिता हैं, ये एंकर हैं या भाई हैं, ये, लेकिन कंप्यूटर से अगर इतना सिंपल भी सवाल पूछा जाएगा तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस करेगा उसको। तो ये जो टेक्स्ट एंड डेटा माइनिंग है, ये पूरी दुनिया से जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया है उसको एक प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके लिए बहुत बड़ी डेटा लेक तैयार की जाती है और जो भी प्रश्नों का वो जवाब दे रहा है या कोई भी वो असिस्टेंस किसी को भी प्रोवाइड कर रहा है तो ये सारा का सारा इस टीडीएम प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा है जी। अब इसमें सभी प्रकार का डेटा आ रहा है और डेटा क्रंचिंग हो रही है और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि एक ही सोर्स नहीं है, कोई भी सोल्यूशन देने के लिए, किसी भी चीज़ को बताने के लिए वो बहुत सारे सोर्सेज का डेटा लेके उसको ज्वाइन कर रहा है। तो ये एक चैलेंज बना ही रहेगा कि अल्टीमेटली ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये बताना आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डेटा का जो लेक है, जो डेटा का सामग्री है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और सोर्स को अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए शायद पॉसिबल भी नहीं होगा, मुश्किल है। तो एक समय पर ये बताना कि ये एक्चुअल में कहाँ से लिया गया, भारत के किस कोने के किस व्यक्ति ने ये कहा, कब कहा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और रेफरेंस बैक करना बहुत मुश्किल होगा जी। पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको ये कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन के तहत बाधित किया जाए कि आपको सोर्स बताना ही होगा, क्योंकि आज भी जब हम चैट जीपीटी पे कुछ कंटेंट लेते हैं और उसका सोर्स पूछते हैं तो वो देता है कि यहाँ से लिया है, हालांकि उसमें भी कितनी सच्चाई है, उसे भी कितना छाना गया है, आपने मेरे प्रश्न का खुद ही जवाब भी दे दिया बहुत ही स्मार्टली। ये बाधित किया जाएगा तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन उसकी सत्यता की जांच करना और उसको 100% सही मानना, क्योंकि असल में वो किसी को पता भी नहीं है। ये जो सारा प्रोसेस भी हो रहा है ये भी मशीन डिटरमिन्ड है। ये जो टीडीएम प्रोसेस चल रहा है इसमें किसी व्यक्ति का इंटरवेंशन नहीं है, वो भी रूल्स बने हुए हैं इंजिन्स के, वो स्वयं ही डेटा पिक कर रहे हैं पूरी दुनिया से और जो रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से उसकी क्रंच करते जा रहे हैं। क्रंच होने के बाद वो डेटा के सेगमेंट्स बन के और वो मिक्स होते चले जा रहे हैं। तो ओरिजिनल क्या था और उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो हम कॉन्टेक्स्ट अभी तक समझते हैं, जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं आजकल तो 10 आर्टिकल को रेफ़र करते हैं, बाद में पूरा एक लिस्ट बनाते हैं कि ये पैराग्राफ हमने यहाँ से लिया, ये इनकी खोज है, या ये सूत्र यहाँ से लिया, पाणिनि का सूत्र है या किसी ऑथर का सूत्र है। आने वाले समय में ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अनुज जी, एक और सवाल जो एक दर्शक का है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ही मौजूद है। एआई केवल इंसान की दी गई इनपुट पर ही काम करता है, हालांकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या वो खुद भी निर्णय ले सकता है आने वाले समय में? क्या वो ऑटोनोमस हो सकता है? क्योंकि मशीन से तो कहीं ना कहीं डर लगने लगा है लोगों को। ये देखिए, कुछ हद तक वो बिल्कुल ऑलरेडी ऑटोनोमस है और वो अपने निर्णय खुद लेता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वो हर क्षेत्र में हर समय निर्णय ले सकता है, ये एक जो आपका प्रश्न है, तो ये बिल्कुल जायज़ बात है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, जहाँ तक ऑटोमेशन हो सकता है, उसमें वो स्वयं निर्णय लेने के लिए अभी पूरी तरह से सक्षम है। और यही एआई का बेसिक आइडिया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ पर या तो ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं है या ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है, ह्यूमन हैज़ बिकम इनकैपेसिटेटेड, उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है, कोई समस्या है, तो वहाँ पर एआई ह्यूमन को रिप्लेस करके निर्णय लेता है, लेना चाहिए। लेकिन क्या वो विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है? क्या वो कोर्ट में बैठ के जजमेंट दे सकता है? क्या वो संसद में बैठ के कानून बना सकता है? क्या इस स्तर पर नहीं, क्योंकि ये सब निर्णय जब लिए जाते हैं
उसमें सिर्फ डेटा का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें विवेकशीलता, उसमें जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन फैक्टर, उसमें दया, उसमें धर्म, उसमें इतिहास, ये सब चीज़ों का फैक्टर आता है। ये एआई ना तो अभी तक ले पाया है और ना भविष्य में उसकी उम्मीद है कि वो विवेकशील हो जाएगा, वो मनुष्य की तरह दयावान, भावनाएं उसमें नहीं है। तो बहुत सारे निर्णय जहाँ भावनाएं महत्वपूर्ण हैं वो नहीं हो पाएंगी, लेकिन जितने भी मैकेनिकल डिसीजंस हैं उनको अभी तक ऑटोमेट किया जा चुका है और वो आने वाले समय में सोफिस्टिकेशन बढ़ेगा। आज एआई से ऑपरेशन हो रहे हैं, जहाँ हार्ट के ऑपरेशंस एआई खुद कर रहा है और तरह तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। छोटे छोटे रोबोट बना के बॉडी के अंदर भेज दिए गए हैं और वो खुद ही ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं, बहुत छोटे। तो वो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है और वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई थिंक वो शायद ह्यूमन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते और उसकी कोई अब आवश्यकता भी नहीं रही है, तो वो बिल्कुल चल रहा है, खुद निर्णय लेते हैं वो और करते हैं। लेकिन जहाँ पर भावनाओं की, विवेकशीलता की आवश्यकता है, इतिहास, धर्म, समाज, इन सबको देखना है, वहाँ वो ना निर्णय लें तो ही अच्छा है। मैं तो ये भी कहूँगा, फिलहाल तो नहीं ले ही पा रहे हैं, नहीं लें तो भी अच्छा है। सीमा तो होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।